Hello everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject of humanities stream. I am your sociology educator Saloni Pandey. और जैसा कि आप सभी जानते हैं, CBSE ने टर्म 2 एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर कर दिए हैं रिलीज। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारी 12th सोशियोलॉजी टर्म 2 एग्जाम का सैंपल पेपर सॉल्यूशन। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा टर्म 1 एग्जाम हुआ था वो था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि वहां पर जो क्वेश्चंस आए थे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस थे। हमने एमसीक्यूज के जो है सॉल्यूशंस किए थे, बहुत सारे असर्शन, रीजन, केस बेस्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन टर्म 2 के लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है दैट इज सब्जेक्टिव। यहाँ पर जो है यानी कि क्वेश्चन आंसर जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैटर्न बताया है कि किस पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए हैं, कितना टाइम होने वाला है, क्या मार्किंग स्कीम होने वाली है, किस तरह से सारे क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं। पॉसिबिलिटी है, अभी जो है पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड और टाइम जो सीबीएसई है वो पेपर पैटर्न को चेंज करे, अगर जो है मतलब सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते हैं तो। बट हाल फिलहाल के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है दैट इज सब्जेक्टिव। और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो ये है कि आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो टाइम आपको मिलने वाला है दैट इज 2 आवर्स, एंड जैसा कि हम जानते थे जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं दैट इज 40, यानी कि हमारे टर्म 2 एग्जाम जो होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं। अब द पेपर हैज 14 क्वेश्चंस, पेपर के अंदर 14 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी कि आपको 14 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। ये जस्ट एक सैंपल पेपर है, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो है कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए हुए हैं। सो हमें पता है कि हमको किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है, यानी कि आंसर राइटिंग पैटर्न, जैसे कि हर बार मैं आपको बताती हूँ जब भी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी आप यहाँ पर जब आगे देखेंगे, जैसे हमारा जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इट हैज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, यानी 4 सेक्शंस हैं पेपर के अंदर। और यहां हर एक क्वेश्चन, मतलब जैसे सेक्शन ए है, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेक्शन ए के अंदर है एंड इट हैज 1 मार्क सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। यहां पर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क का है। The answer to these question must not exceed 10 to 15 words. अब जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जिस बात पर मैं आ रही थी कि हम आंसर राइटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स देखे कि हमको उसको किस तरह से आंसर करना चाहिए, हमने शॉर्ट आंसर्स देखे, लॉन्ग देखे, ऐसे टाइप भी देखे। जनरली जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते थे तो हम उसको लॉन्ग या ऐसे टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में आंसर किया करते थे। जैसे कि हमने देखा कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको कंक्लूजन लिखना है, मेन पार्ट लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ इस पेपर के अंदर बहुत काम आने वाली हैं। जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि वर्ड लिमिट पर ध्यान दीजिएगा। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको वहां पर वर्ड लिमिट बताई जाएगी, उस वर्ड लिमिट के अंदर रह के आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। अब यहां पर जैसे उन्होंने बताया कि जो 1 और 2 क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं, सो यहां पर आपको 10 to 15 वर्ड्स में आंसर लिखना है, मतलब मैक्सिमम आपको 2 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट कर देना है। सेक्शन बी जो है, नाउ इट हैज क्वेश्चन नंबर 3 to 9 एंड दीज आर 2 मार्क क्वेश्चंस। दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स। अब ये जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहां पर 3 to 9 यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपको 30 वर्ड्स से ज्यादा नहीं लिखना है,
यानी कि मैक्सिमम आपको 4 to 5 लाइंस और 6 लाइंस इतने में आपको अपना आंसर देना है। अब बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अभी हम सारा कुछ सॉल्व करने वाले और हम मिलके करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ में ये सारा कुछ जो है क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं, उसे मेरे आंसर से मैच करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। सो आपको जो सेक्शन बी है वहां पर आपको 30 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर लिखना। अब ये होता क्या है, जब वर्ड लिमिट दी जाती है तो आप जो है एक तरह से लिमिटेड हो जाते हो। आपको पता है मुझे इतनी ही वर्ड लिमिट में आंसर लिखना है। अब जस्ट सपोज यहां पर आपको कहा है 10 to 15 वर्ड्स में आपको लिखना है। आप मान लो यहां पर 30 वर्ड्स लिख दो, लेकिन आपको मिलने तो 1 मार्क ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 30 वर्ड्स लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। सो 30 वर्ड्स यहां पर लिख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ 10 to 15 वर्ड्स लिखना है, यहाँ पर 30 वर्ड्स लिखना है। अब अगर आप 10 to 15 वर्ड्स को लिखने में मान लीजिए 5 मिनट ले रहे हैं और वापस से आपको इस आंसर को भी लिखने में 5 मिनट लगता है, तो जो आप यहाँ 10 to 15 वर्ड्स 2 मिनट में लिख सकते हैं, आप अपने 3 मिनट्स यहाँ पर गवा रहे हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स हैं। सो इस 2 आवर्स को ध्यान में रख के आपको वर्ड लिमिट के अंदर रह के आंसर करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो हमेशा ये सारे इंस्ट्रक्शंस वैसे मैंने भी आपको पहले दिए हैं। अब आ जाएं सेक्शन सी पे। सो यहाँ पर 10 to 12 क्वेश्चंस, 10, 11, 12 ये सेक्शन सी के अंदर हैं और ये है 4 मार्क के क्वेश्चंस। ये हैं आपके 4 मार्क के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 80 वर्ड्स लिमिट आपको दी गई है। मतलब आंसर जो आपको करना है क्वेश्चन के वो 80 वर्ड्स में आपको करने हैं। क्लियर है? ये आपको करने थे 30 वर्ड्स में, ये आपको करने हैं 80 वर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पर 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ये हो गए 1 मार्क आपके, ये हो गए 1 मार्क, ये हो गए 2 मार्क और ये हो गए आपके 4 मार्क के क्वेश्चंस। नाउ सेक्शन डी, questions number 13 and 14 are 6 mark questions. These are long answer type questions. The answer to these questions should not exceed 200 words. अब यहाँ पर जो सेक्शन डी है उसमें है हमारे क्वेश्चन नंबर 13 and 14। 13 और 14 सेक्शन डी के अंदर है। यहाँ पर आपको 6 मार्क के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? 6 मार्क के, और ये आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं। यानी कि जो बेसिकली हमारा पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे अच्छा तरीका है समझने का, ए, बी, सी और डी। ये 1 मार्क, ये 2 मार्क, ये 4 मार्क और ये है हमारा 6 मार्क। यहाँ पर 10 to 15 वर्ड लिमिट है, यहाँ पर 30 वर्ड लिमिट है, यहाँ पर 80 वर्ड लिमिट है और यहाँ पर 200 वर्ड्स लिमिट है। बस आपको ये ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रख के ही आपको अपना आंसर लिखना है। और एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वो है ये 2 आवर्स। क्लियर है? सो उस अकॉर्डिंग आपको अपने इस पेपर को सॉल्व भी करना है और बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि सोशियोलॉजी में आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, उसको आंसर बहुत अच्छे से वर्ड लिमिट के अंदर रह के करना है। जनरली होता ये है, देखो जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है, सो जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर दिया जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी हम क्वेश्चंस पर भी आएंगे, मान लीजिए पूछा है व्हाट इज सोसाइटी, सो एक लाइन में बता देना है सोसाइटी ये होती है। ऐसा नहीं बताना कि इंडियन सोसाइटी है तो उसमें ये फीचर है, ये होता है, ऐसा होता है, ये नहीं। जस्ट जो पूछा है बस उतना आंसर करिए। वेरी शॉर्ट में आ जाएं, जहां पर आपको जो है मान लीजिए 30 वर्ड्स लिमिट दी गई है तो एक आध कोई एग्जांपल इंक्लूड कर दो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पूछा है व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, तो बता दिया ये कॉलोनियलिज्म होता है और फॉर एग्जांपल दिस इज दिस। इस तरह से, मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे आप बता सकते हो। अब 80 वर्ड्स पे आ गए तो एग्जाम्पल भी दो, इंट्रोडक्शन भी लिखो, कंक्लूजन भी लिखो। पैटर्न ध्यान में रखना है, जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उसी पैटर्न में आपको अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है, और जब आपका टर्म टू एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें भी उसी पैटर्न में सॉल्व करना है। पैटर्न नहीं भूलना है। देन 200 वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स लिखो, कोटेशंस दो और बहुत अच्छे से हाइलाइट्स करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ। इस तरह से अपने आंसर को आपको प्रेजेंट करना है। क्लियर है? इस एक चीज में आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 and 2। वर्ड लिमिट है 10 to 15 वर्ड्स एंड 1 मार्क के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 सेज
रीड द सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको सोर्स दिया है, यानी एक पैराग्राफ दिया है, आपको उसको रीड करना है, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ को आपको रीड करना है। और इसमें मैंने आपको बोला भी है, बहुत बार बताया भी है कि जब भी आप अपने चैप्टर को कंप्लीट मान रहे हैं तो वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप उसके बॉक्सेस को रीड नहीं करते, वहां जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे रीड नहीं करते। वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उससे आते हैं। हमने ये चीज टर्म 1 में भी देखी थी, है ना। सब आगे टर्म 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, इस सोर्स को रीड करिए। अ मॉडल ऑफ द साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी। साउथ एशिया की एक कॉलोनी है, उसका मॉडल यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। The European town had spacious bungalows, elegant apartment houses, planned streets, trees on both sides of the street, clubs for afternoon and evening get-togethers। एक यूरोपियन टाउन की यहां पर बात कर रहे हैं। अच्छा ध्यान में रखो, साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी की हम बात कर रहे हैं। और एक और चीज ध्यान में रखो कि ये स्टार्ट करने से पहले कि चैप्टर्स कौन कौन सा आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब अब तो आपने पढ़ भी लिया है, आई नो, और बहुत अच्छे से सारी चीजें आती हैं, बट जिसे भी नहीं पता है, जिन्होंने भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो फटाक से पढ़ाई भी शुरू करिए। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है, चैप्टर्स को भी कंप्लीट करिए। सो चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल चेंज, चैप्टर 2 कल्चरल चेंज, चैप्टर 4 चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, चैप्टर 5 चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड चैप्टर 8 सोशल मूवमेंट्स। ये 5 चैप्टर्स हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस हैं। अब ये सारा कुछ बैकग्राउंड अपने ध्यान में रखिए और फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए मेरे साथ में। सो बात कर रहे हैं साउथ एशिया की एक कॉलोनियल सिटी, एक यूरोपियन टाउन है, बढ़िया से बंगले हैं यहाँ पर, एलिगेंट अपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रीट्स जो है वो बड़ी अच्छी सी प्लान्ड स्ट्रीट्स हैं, दोनों साइड पे जो है ट्रीज लगे हुए हैं, क्लब हाउसेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The open space was reserved for Western recreational facilities such as race and golf courses, soccer and cricket। जो open space है वो Western recreational facilities के लिए rखी गई हैं, यानी कह सकते हैं कि यूरोपियन पीपल के लिए रखी गई हैं। When domestic water supply, electric connections and sewage links were available or technically possible, the European town residents utilized them fully, whereas their use was quite restricted to the native town। अब जब भी डोमेस्टिक वाटर की सप्लाई होती थी, यानी पानी आता था, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लगाए जाते थे, सीवेज का लिंक होता था, ये सारी चीजें जब होती थी तो जो यूरोपियन टाउन के रेसिडेंट्स हैं, यूरोपियन टाउन के जो रेसिडेंट्स हैं, उन्हें वो सारी फैसिलिटीज यूटिलाइज करने के लिए मतलब पूरी मतलब इजाजत थी, ऐसा बोल सकते हैं। और जो नेटिव टाउन के थे, आसपास के टाउन के थे या उस टाउन में रहने वाले जो एक्चुअल रेसिडेंट्स थे, उन्हें इन सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। ये पैसेज में कहा गया है। अब पैसेज समझो, अब आगे क्वेश्चन पे। पैसेज समझ में आया? क्वेश्चन ये पूछा है, डिड द मॉडल ऑफ साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी कैटर टू द नीड्स ऑफ द नेटिव्स? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या जो ये अभी मॉडल पढ़ा हमने साउथ एशियन सिटी का, कॉलोनियल सिटी का, ये नेटिव्स की नीड्स को पूरी करता है? अगर करता है तो मतलब करता है तो भी आपको अपने इस आंसर का रीजन देना है, अगर नहीं करता है तो भी आपको रीजन देना है। तो अब आप बताइए, क्या आपको पैराग्राफ पढ़ के ऐसा लगा कि ये सिटी में जो नेटिव्स हैं उनकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं? क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज नो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो नेटिव्स हैं उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही हैं। अब नाउ व्हाई रीजन देना है। सो आपने बताया, व्हेन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस एंड सीवेज लिंक्स वर अवेलेबल और टेक्निकली पॉसिबल, द यूरोपियन टाउन रेसिडेंट्स यूटिलाइज देम फुली, वेयर एज देयर यूज वाज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड टू द नेटिव्स टाउन। अब क्योंकि जैसा कि हमने पैराग्राफ में ये एक चीज पढ़ी कि जब भी जो है कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर सप्लाई वगैरह आती थी तो ये सब कुछ अवेलेबल होता था यूरोपियन रेसिडेंट्स को, यूरोपियन टाउन रेसिडेंट्स को, लेकिन जो नेटिव्स थे उनके लिए ये नीड्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड हुआ करती थी। तो ऑब्वियस है, दिख ही रहा है हमको कि यहाँ पर जो नेटिव्स हैं उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। और आपको उसका रीजन भी बताना है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो इतना ही आपको जस्ट एक लाइन में, जैसा मैंने आपसे कहा था, उसको एक्सप्लेन करना है। एक लाइन का मतलब ये नहीं होता कि दिस इज योर 1 लाइन। नो, योर लाइन कंप्लीट्स फ्रॉम दिस टू दिस। 1 लाइन में आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है और ये 1 मार्क के ही क्वेश्चन हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहां भी आपको सोर्स को रीड करना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, Kumudtai's journey into Sanskrit began with great interest and eagerness with Gokhale Guruji, her teacher at school,
At the university, the head of the department was a well-known scholar and he took great pleasure in taunting कुमुदताई। कुमुदताई की जो जर्नी है संस्कृत की, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में स्टार्ट होती है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी संस्कृत पढ़ने में, और उनके गुरु कौन थे? गोखले गुरुजी। और उनके मतलब ये उनके टीचर हुआ करते थे स्कूल पे। जब वो यूनिवर्सिटी में गई तो जो डिपार्टमेंट के हेड थे वो एक बहुत ही वेल नोन स्कॉलर थे, और वो कुमुदताई को टॉन्ट करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। डिस्पाइट द एडवर्स कमेंट्स, शी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर मास्टर्स इन संस्कृत। इतने ज्यादा एडवर्स कमेंट्स मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो मास्टर्स है संस्कृत में उसको कंप्लीट किया। ये है पैराग्राफ। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन इज, डू यू थिंक संस्कृताइजेशन इज अ जेंडर्ड प्रोसेस? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि संस्कृताइजेशन एक जेंडर्ड प्रोसेस है? अगर हाँ तो उसका रीजन दीजिए, अगर ना तो भी उसका रीजन आपको देना है। सो चैप्टर 1 जो हमने देखा, सॉरी क्वेश्चन 1 जो हमने देखा वो कौन से चैप्टर से था? वो था चैप्टर 1 से। संस्कृताइजेशन आपने कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसको रिकॉल करिए और फिर इसको आंसर दीजिए, और पैराग्राफ भी अभी हमने पढ़ लिया है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज यस। हमको ऐसा लगता है कि संस्कृताइजेशन एक जेंडर्ड प्रोसेस है। जेंडर्ड प्रोसेस क्यों है, अब इसका रीजन देना है। सो she felt that the study of Sanskrit can help her break into a field that was not possible for her to enter on grounds of gender and caste। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मतलब स्टडी वो कर रही थी संस्कृत की, वो इस एक चीज को ब्रेक करेगा। ये जो जेंडर प्रोसेस है, जेंडर को लेकर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने वाला है, और इसीलिए वो उसकी पढ़ाई पूरी करती हैं। एंड जैसे जैसे वो अपनी स्टडी में प्रोसीड करती हैं, जैसे जैसे अपनी पढ़ाई करती हैं, मास्टर्स करती हैं, उनको ढेर सारे रिएक्शंस मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सरप्राइज टू हॉस्टिलिटी, फ्रॉम गार्डेड एक्सेप्टेंस टू ब्रूटल रिजेक्शन। जहां कुछ लोग तो उन्हें बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उनको बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि संस्कृताइजेशन जो है वो एक जेंडर्ड प्रोसेस है। ये था क्वेश्चन और ये था उसका आंसर। अब क्या मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि संस्कृताइजेशन एक जेंडर प्रोसेस कैसे है? देखो संस्कृताइजेशन क्या होता है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, कल्चरल चेंज के अंदर हमने संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ा। संस्कृताइजेशन जहां पर जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं वो अपर कास्ट या अपने से हायर कास्ट की तरह बनने की कोशिश करते हैं। सो वो उनके रिचुअल्स, उनके मतलब जो भी होते हैं सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके जैसे बनना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या इस प्रोसेस में जेंडर कहीं पे भी आता है? सो हमने देखा हाँ कि जब कुमुदताई जो रहती हैं, जब वो अपनी संस्कृत की पढ़ाई करती हैं और अच्छे से पढ़ लिख के मतलब अच्छे इंसान बनना चाहती हैं, सो वहां पर उन्हें बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। सो इसीलिए हमें लगता है कि संस्कृताइजेशन एक जेंडर्ड प्रोसेस है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ज्यादा चैप्टर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे से हमने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। जस्ट क्वेश्चन और उनका आंसर, और आंसर में क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं सो वो जो बेसिकली है कि हो सकता है कुछ वर्ड लिमिट से ज्यादा चले जाए। सो आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, आपको उनके आंसर्स देखने कि आप क्या क्या उसमें लिख सकते हो, फिर जैसी भी वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। कैसे, वो भी आगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, आप जस्ट साथ में सॉल्व करते रहिए। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पे। 1 और 2 जो क्वेश्चन थे वो सेक्शन ए से थे, 1 मार्क के क्वेश्चंस थे, वो 10 to 15 वर्ड लिमिट्स थी। क्लियर है? आया होगा समझ में। अब सेक्शन बी है, क्वेश्चन है 3 से लेके 9 तक, वर्ड लिमिट है 30 और 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो 30 वर्ड्स के अंदर आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। अब यहाँ भी पैसेज है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन है। पैसेज क्या कह रहा है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड शार्पली बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो जाती है। इंडिया वॉज एबल टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया क्योंकि इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई थी, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते थे। इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड। सेल्फ सफिशिएंट काय में? फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और ये डिकेड्स में ऐसा पहली बार होने वाला था कि इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होने वाला था। It was primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology। अब ये जो है मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे जो कि इस न्यू टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होने वाले थे।
अब क्या एक चीज बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाने वाले हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स, इंडिया बनने वाला है सेल्फ सफिशिएंट। ये पैराग्राफ है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब हमने लिखा है क्वेश्चन 3A, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपसे A और B दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब आपको ये बताना है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। क्या होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? हमने पढ़ा हुआ है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। सो द आंसर इज when agriculturalists produce primarily for themselves and are unable to produce for the market, it is known as subsistence agriculture। अब जब एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं और मतलब मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ध्यान है आपको, ये एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब आप खुद के लिए प्रोड्यूस करते हो तो आप सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हो, जब आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप एक फार्मर बन जाते हो। याद आया, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। सो वही कहा जा रहा है कि जब एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना कि मार्केट के लिए, तो उसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में क्वेश्चन 3 में बी पार्ट है, who were able to reap the most benefits from green revolution and commercialization of agriculture। अब हमने ये तो पढ़ा कि जो है टेक्नोलॉजी आ गई है एग्रीकल्चर के अंदर जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। ये कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी? ये बात हो रही थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फार्मर्स थे वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। तो इस एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन से और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाले थे? अभी हमने पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज it was the medium and large farmers who were able to produce a surplus for the market and who were able to reap the most benefits from the green revolution and from the commercialization of agriculture that followed। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उन्हें ही बेनिफिट होने वाला था ग्रीन रिवॉल्यूशन और कमर्शियलाइजेशन से, क्योंकि ये सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे, ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी समझ में आया और इसमें आंसर क्या लिखना है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी पैराग्राफ है, देन आपको क्वेश्चन को आंसर करना है और ये भी ए और बी पार्ट में है। सुनिए, इन द मिड 1970s there was a renewal of the women's movement in India, which was called the second phase of Indian women's movement. There was the growth of what is termed as the autonomous women's movement। 1970s में जो वुमेन्स मूवमेंट है वो रिन्यू होती हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और इस फेज को हम सेकेंड फेज ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट कह रहे हैं। इस टाइम पीरियड को, कौन से टाइम पीरियड को? मिड 1970s को। यहां से ग्रोथ होती है कुछ वुमेन्स ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट की। यहां से जो ग्रोथ होती है उसको हम ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं। ये था पैराग्राफ। क्लियर है? अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन दीज मूवमेंट्स बी कॉल्ड ऑटोनॉमस। अब हम इन मूवमेंट्स को ऑटोनॉमस क्यों कह रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, बताइए। सो द आंसर इज the term autonomy referred to the fact that they were autonomous or independent from political parties as distinct from those women's organization that had links with political parties। अब यहाँ पर autonomous का मतलब है या autonomy का मतलब that is independent, जहाँ पर आप political parties से independent हो। यानी ये जो women's organization थी जो emerge हो रही थी, ये उन parties, उन women's movement से अलग थी जिनमें political parties का link था। ये political parties से बिल्कुल अलग थी, independent थी, इसीलिए ये ऑटोनॉमस थी। सो आपको यहां पर क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है कि ये ऑटोनॉमस क्यों है? बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट एनी वन आइडियोलॉजिकल चेंज दैट वाज नोटिस्ड इन द ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट। अब आपको कोई एक ऐसे आइडियोलॉजिकल चेंज के बारे में बताना है जो कि ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट में हमें देखने को मिला। हमने वुमेन्स मूवमेंट पढ़ा हुआ है, ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट भी पढ़ा है। यहां पर कोई एक आइडियोलॉजी में जो चेंज आया हो वो आपको मेंशन करना है, कोई एक। आंसर इज there has been a recognition too that while all women are in same way disadvantaged vis-a-vis men, all women do not suffer the same level of discrimination, or
there has been greater recognition that both men and women are constrained by the dominant gender identities. Now anyone, अब आपको इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आपके आंसर में इंक्लूड करना है। हमने यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट बताए हैं कि आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन जैसा कि हमको ध्यान में रखना है कि वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स है। सो सिर्फ जो पूछा है वो चीज को आंसर करेंगे। जैसे बोला है वन आइडियोलॉजिकल चेंज, कोई एक चेंज आपको बताना है, तो आप उसमें या तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो या आप चाहो तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग क्या है? सबसे फर्स्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर हम मतलब वुमेन्स मूवमेंट, ऑटोनॉमस वुमेन्स मूवमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया कि सभी वुमेन डिसएडवांटेज पर होती हैं अगर हम मेन से कंपेयर करें तो, लेकिन जो सभी वुमेन हैं वो उतना ज्यादा सेम लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस नहीं करती हैं। मतलब अगर वुमेन एंड मेन को कंपेयर करें सो वुमेन डिसएडवांटेज पर हैं, लेकिन अगर हम वुमेन की ही बात कर रहे हैं तो कुछ वुमेन जो हैं वो उतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करती जितना ज्यादा दूसरी वुमेन फेस करती है। यहाँ पर हमने कास्ट, क्लासेस, इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लिया था। ये एक आइडियोलॉजिकल चेंज था। सेकेंडली कि ग्रेटर रिकॉग्निशन दैट बोथ मेन एंड वुमेन आर कॉन्स्टेंट बाय द डोमिनेंट जेंडर आइडेंटिटीज। जो डोमिनेट जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं उसका अफेक्ट दोनों को ही होता है, मेन और वुमेन। ऐसा नहीं है मतलब कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के साथ ही हैं, वो मेन के साथ भी होती हैं। सो जब ये हमने मूवमेंट्स पढ़ी थी तब हमने इस चीज को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपको क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट ही लिखना है यहाँ पर, या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ जस्ट इन टाइम फॉर द कंपनी विद द वर्कर। अब आपको जो इम्पैक्ट है जस्ट इन टाइम फॉर द कंपनी, उसको वर्कर के साथ में कंपेयर करके उसका क्या इम्पैक्ट है ये बताना है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये मैंने आपके लिए और ज्यादा इजी कर दिया है। सो आपको भी यही करना है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें ध्यान रखिए कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, फिर उस चैप्टर में जो भी चीजें आपने पढ़ी उसको रिकॉल करिए, तो आप क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सो क्या पूछा है? इम्पैक्ट ऑफ जस्ट इन टाइम फॉर द कंपनी विज़ वर्कर। वर्कर के ऊपर ये जो इन टाइम है कंपनी के लिए, जस्ट इन टाइम, हर एक चीज टाइम पर होना चाहिए। जो कंपनीज होती हैं, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा कि टाइम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने टेलर की थ्योरी पढ़ी थी, याद होगी आपको। सो उसका इम्पैक्ट क्या होता है वर्कर के ऊपर, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आंसर में क्या बताएंगे? जस्ट इन टाइम कीप्स कॉस्ट लो फॉर द कंपनी। कंपनी और वर्कर इन दोनों के लिए जस्ट इन टाइम का क्या इंपैक्ट है? तो हमने बताया कि जो कंपनी है, अगर आप सारा काम टाइम पे कर रहे हैं सो इट कीप्स द कॉस्ट लो फॉर द कंपनी, बट द वर्कर आर वेरी टेंस। लेकिन जो वर्कर होते हैं वो बहुत ही टेंस होते हैं। एक कंपनी के लिए अगर आप सारा टाइम जो है मतलब सारा काम जो है टाइम पे कर रहे हो, हर एक चीज टाइम पे हो रही है, तो सबसे पहले तो कंपनी की जो गुडविल है वो इंक्रीज होती है, साथ ही साथ उसकी कॉस्ट जो होती है वो लो होती है, आप टाइमली सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहे हो। बट अगर हम वर्कर की बात करें तो वर्कर एक बहुत ही टेंस वे में रहता है। कैसे? Because if the supplies fail to arrive, their production targets get delayed। मान लीजिए जो वर्कर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है प्रोडक्शन, तो अब मान लीजिए सप्लाई जो है, सप्लाई फेल हो जाती है, तो यानी कि आपका प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो डिले हो चुका है। एंड व्हेन दे डू अराइव दे हैव टू रन टू कीप अप विच एग्जॉस्ट देम। और मान लीजिए टाइम पे सप्लाई आ गई, टाइम पर होने लग गया सारा काम, सो उनको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों को जो है कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेडलाइन दे दी गई है कि आपको इतने टाइम तक ये काम कंप्लीट करके देना है। अब अगर उस काम में डिले हो जाता है तो भी वर्कर के लिए मतलब एक तरह से ऐसे बोलते हैं ना, एक वो कहावत होती है कि इधर खाई और इधर कुआं। अगर लेट हो गए उस टारगेट को कंप्लीट करने में तो प्रोडक्शन मतलब डिले हुआ है, सप्लाई फेल हो जाएगी, कंपनी टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएगी। और अगर वो टाइम पे आ चुका है तो वर्कर को सारी चीज जो है जल्दी जल्दी अपने एंड से सारा कुछ कंप्लीट करना है, जिसमें एक वर्कर जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। सो इन पॉइंट्स के साथ में आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है कि जस्ट इन टाइम कंपनी और वर्कर के लिए क्या होता है। कंपनी के लिए उसकी गुडविल इंक्रीज करता है, उसकी कॉस्ट को लो रखता है, लेकिन वर्कर के लिए ये बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। क्लियर है? आइए ये भी समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कैन वी अप्लाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट? क्या हमने डिस्टिंक्शन पढ़ा हुआ है ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट्स के बीच में,
उसको इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, एक हमने न्यू सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। क्या हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं? आपको आंसर देना है, बताइए। देखिए आंसर इज नो, हम उसे इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सोशल मूवमेंट्स आपने कहां पढ़ा? आपने इसे पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 हमने सोशल मूवमेंट्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स पढ़ा। उसमें हमने देखा ओल्ड सोशल मूवमेंट्स भी होती हैं, न्यू सोशल मूवमेंट्स भी होती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है कि क्या इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो नो। अब क्यों? रीजन बताइए। न्यू सोशल मूवमेंट्स आर नॉट जस्ट अबाउट ओल्ड इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू सोशल मूवमेंट जो होती हैं वहां हम ओल्ड इश्यूज को नहीं उठाते कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, नॉर आर दे ऑर्गेनाइज्ड अलोंग क्लास लाइंस अलोन। जैसे कि हमने ओल्ड सोशल मूवमेंट्स में देखा कि वर्कर्स मूवमेंट है तो वर्कर क्लास को लेके है, लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट्स ऐसी नहीं होती कि जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लास लाइंस पे ही सारा ऑर्गेनाइज करें मूवमेंट को। ऑफन दीज सोशल मूवमेंट्स यूनाइट पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस क्लास बाउंड्रीज, बल्कि यहाँ पर हम क्लास बाउंड्री से भी बाहर जाके फिर मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सेकेंडली, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चरल एंजाइटीज, एस्पिरेशंस आर एसेंशियल एलिमेंट्स इन क्रिएटिंग सोशल मूवमेंट्स और ऑकर इन वेज दैट आर डिफिकल्ट टू ट्रेस क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी। जो सोशल मूवमेंट्स हैं, न्यू और सोशल ओल्ड की हम जो बात कर रहे हैं, कंपैरिजन डिस्टिंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, तो न्यू और ओल्ड दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। ओल्ड जहां क्लासेस पर बेस्ड थी, न्यू क्लासेस पर बेस्ड नहीं थी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कल्चरल एंजाइटीज और जो एस्पिरेशंस हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की, ये सारी चीजें मिलके सोशल मूवमेंट को क्रिएट करती हैं और उसको क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी के लिए ट्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जितना क्लास इशू नहीं उतना कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी सोसाइटीज में है। सो इसीलिए न्यू और ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के डिस्टिंक्शन को हम इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो वर्ड लिमिट है वो आपको ध्यान में रखनी है, 30 वर्ड्स, उसी में आपको लिखना है। अब 30 वर्ड्स ऐसा नहीं होता कि आप इसको काउंट करो कि ये 30 वर्ड्स हो रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे करो 1 2 3 4, नहीं। एक अप्रॉक्स जो है आपका वो चलता है, मतलब एक अंदाजा हम लगा लेते हैं कि हाँ इतने वर्ड्स जो हैं वो 30 के आसपास ही हमारे हो रहे हैं। वो 30 से 28 भी हो सकते हैं, वो 30 से 45 भी हो सकते हैं, वो इतनी चीज कंसिडर की जाती है। सो ऐसा नहीं कि 30 वर्ड लिमिट है तो मतलब 30 पे मान लीजिए पार्टिसिपेंट खत्म हो रहा है तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा के आंसर खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। क्लियर है? देन है क्वेश्चन नंबर 7। Often it is thought that imparting knowledge of scientific farming methods will improve the condition of Indian farmers. Is this statement true? Give one reason for your answer. अब ये एक चीज मानी जाती है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो साइंटिफिक फार्मिंग होती है उससे इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिक फार्मिंग से इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसका आपको आंसर देना है। सही है गलत है जो भी आप बताने वाले हैं उसका एक रीजन भी आपको देना है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं। अगर आप नो बोलेंगे तो उसका रीजन दीजिए, अगर आप येस बोलेंगे तो उसका भी आप रीजन दीजिए। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। क्या साइंटिफिक फार्मिंग को हम इंडियन फार्मर्स में मतलब एक तरह से इंप्लीमेंट करके उनकी कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज नो, ये सही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि इंडियन फार्मर्स जो हैं उनका अपना पूरा एक ट्रेडिशन है, उनका अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है फार्मिंग को लेके और वो उसके थ्रू ही फार्मिंग करते हैं। अच्छा खासा प्रोडक्शन भी होता है, लेकिन जब से साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आई हैं, साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, तब से हमारी मतलब एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन ही हम देखें, सो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वो तो उससे बहुत अच्छे से बेनिफिट हो गए, लेकिन जो हमारे मतलब स्मॉल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया। साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स के थ्रू हमने देखा कि हमारे लैंड पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। इस तरह से आप रीजंस दे सकते हो। और क्या लिख सकते हो? Much of the traditional knowledge about the land they till and the crops they sow is being lost as hybrid, high yielding and genetically modified varieties of seeds are being promoted as more productive and scientific. और साथ ही साथ जो हमारे अपने इंडियन फार्मर्स का ट्रेडिशनल नॉलेज है कि किस तरह से लैंड को टिलिंग करनी है, किस तरह से क्रॉप्स को सो करना है, वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि साइंटिफिकली टेक्निक्स के अंदर हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स आ चुकी हैं जो प्रमोट की जाती हैं, जिनका प्रमोशन किया जाता है कि ये साइंटिफिक है और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सो इसीलिए आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। ये लिखना है, जो मैंने बोला है ये आपको लिखना है, और इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? नो। और रीज़न मैंने आपको मतलब वर्बली भी बता दिया और यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं वैसे भी मैंने
आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा यहां तक। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो और में पूछा गया है। 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी 14 को आपको करना है, पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो और में पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, सो फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। और एक और चीज ध्यान में रखना है, 30 वर्ड लिमिट अभी हमारी चल रही है ना, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ये आपको अभी ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और What are the social consequences of the long working hours in the IT sector? IT सेक्टर में लंबे समय तक जो आप काम करते हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये आपको बताना है। वेरी शॉर्ट आंसर सभी चल रहे हैं, सो जो चीजें पूछी जा रही वही बताना है। 30 वर्ड लिमिट से ज्यादा एक आध एग्जाम्पल हम इंक्लूड कर सकते हैं, वरना जो पूछा है बस वही बताना है। क्लियर है। अब जब आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और में, तो आपको क्या करना है, या तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करो या आप इस क्वेश्चन को आंसर करो, कोई एक आप स्किप कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्योंकि हम सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, सो हम हर एक क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। मैं यहां आपको दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, लेकिन जब एग्जाम में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही आंसर करना है। क्लियर है। सो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देन व्हाट आर दी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सो एक होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर, जहां आप एक साल के अंदर 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो। पर्सनल रिलेशनशिप्स डिटरमाइन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क एज अपोज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर विच हैज वेल डिफाइंड रूल्स। सबसे अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां रूल्स है, जहां रेगुलेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। और इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो तो वो हो जाएगा आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां आप 10 और मोर पीपल एक साल के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, नोट करते चलिए मेरे साथ में ये सारे पॉइंट्स, यहाँ भले ही ना हो बट जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सारी चीजें बोल रही हूँ तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट करते चलिए कि यहाँ पर जो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स या सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होने वाली हैं। यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में किसी एक मतलब वर्कर की रिक्वायरमेंट है और मेरे फ्रेंड को काम की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसको बता दिया कि यहाँ पर जो है काम है और मैं थोड़ा सा जो है सोर्स लगा दूंगी तो उसकी जॉब लग जाएगी। लेकिन ये चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स के थ्रू ही वर्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिटरमाइन होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मान लीजिए कोई पर्सन एम्प्लॉयड है और उसके फ्रेंड को जॉब की रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी कंपनी में उसको जॉब नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बात है रिलेशनशिप्स की, सो यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ इनफॉर्मल या सेकेंडरी रिलेशनशिप्स हैं। Secondly, registered with the government to ensure that their employees get proper salaries and wages. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो रजिस्टर्ड होने वाली है गवर्नमेंट के साथ में, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको प्रॉपर सैलरीज मिल रही हैं, उनको वेजेस मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं और उनके पेंशन बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये सारी चीजें डिटरमाइन हो सके इसीलिए ये रजिस्टर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये रजिस्टर्ड नहीं होती है। क्लियर है। सो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे आप यहाँ पर लिख दो और एक बहुत बढ़िया से 1-2 पेज का आपका आंसर हो जाए, ऐसा नहीं। 30 वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। क्लियर है। कोशिश करें कि 15 to 20 वर्ड्स यहाँ पर हो जाएं और 15 to 20 वर्ड्स यहाँ पर हो जाएं, सो वो 30 to 40 के बीच में आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इसी में था 8 में कि व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन द आईटी सेक्टर। इसका आंसर होगा कि जो आईटी सेक्टर है वहां पर क्योंकि बहुत लंबे लंबे समय तक हम काम करते हैं तो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि, यानी ये आपको लिखना है द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन द आईटी सेक्टर आर एज फॉलोज। इसके बाद आप 1-2 पॉइंट यहाँ पर लिख दें, लाइक if both husband and wife work then children have to be put in the crutches and the joint family which was supposed to have disappeared with industrialization seem to have re-emerged as grandparents are roped in to help with children।
अब जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों ही वर्क कर रहे हैं, दोनों ही काम पे जा रहे हैं आईटी सेक्टर में, सो जो चिल्ड्रन होते हैं उनका अच्छे से देखभाल करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स को रखा जाता है एंड दे आर इन क्रचेस। और जो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा था, वो अब वापस से रीइमर्ज हो रहा है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, पेरेंट्स जॉब पे जा रहे हैं, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होने वाले हैं वो चिल्ड्रन की केयर करने वाले हैं, वो उनका जो है ध्यान रखने वाले हैं। सो इस तरह से ये हमको सोशल कॉन्सिक्वेंसेज उसके देखने को मिलते हैं। वर्कर्स जो होते हैं या फिर आईटी सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनकी अपनी जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। सो इस तरह से ये उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स और इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने बोले वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लेबर इज मोर फ्री इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हाउ। अब आपको ये बताना है कि जो लेबर है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्री है, और ये कैसे है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट है कि लेबर इज मोर फ्री इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हाउ। क्या सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है? क्या लेबर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में फ्री होता है या नहीं होता है? बताइए, आपको आंसर देना है। सो पहले आप अपने मन में सारे जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं वो ध्यान में कर लीजिए, सारा कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, साथ ही साथ में फिर मैं आपको बताऊंगी, उसके साथ में आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है। द आंसर इज by moving to casual industrial work through contractor system, the labor, while they are still in debt, they are not bound by other social obligations to the contractor and they can break the contract and find another employer। अब क्यों फ्री है? सो ये है उसका करेक्ट आंसर। आंसर ये है कि जब हम, जैसे मान लीजिए हम एक रूरल सोसाइटी में हैं, हमने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी मनी लेंडर ने हमको जो है मनी दिया हुआ है, सो एक कहीं ना कहीं हम उसकी डेप्ट में रहते हैं, और उसके लिए वो मनी लेंडर अपनी लैंड पर हमसे ना जाने कितने सालों तक काम करवाता है, फिर हमारे बच्चों से भी करवाता है, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी लैंड पर हम काम करते हैं, वो उसका हमको पैसा भी नहीं देता। एक तरीके से हम दबाव में रहते हैं, हम फ्री नहीं है। अब हम आ जाए अर्बन सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम वर्क कर रहे हैं एज अ वर्कर और एज अ लेबरर, यहां भी हम डेप्ट में ही हैं। जो इंडस्ट्रियल वर्क है वो हमको एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिला है। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने हमें बताया कि यहाँ पर काम है, हम चले गए, काम करने चले गए। हम आज भी यहाँ पर डेप्ट में हैं। डेप्ट ये है कि हमको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है। जैसे एक इमेजिनेशन, मतलब एक इमेजिन करिए, एक ऐसा हम ले लेते हैं कि ये लैंड है, ये मनी लैंडर है, और आप सभी इस एक ही विलेज के अंदर रहते हैं। आपने इससे मनी लिया हुआ है तो आपको इसकी लैंड पर काम करना होगा, आप यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकते हैं, है ना। आपको डेप्ट है, आप यहीं पर ही काम करोगे। अब यहाँ पर सिनेरियो हो गया इंडस्ट्रीज का। ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपकी जॉब लगी है, हो तो आप डेप्ट में कि आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जॉब पे लगाया। लेकिन मान लो कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं तो आप इस जॉब को क्विट कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो, आप कहीं दूसरी जगह पर काम कर सकते हो, यानी कि आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं है। लेकिन विलेजेस में, रूरल सोसाइटीज में जैसा हमने पढ़ा है कि हमारे ऊपर सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो इस तरह से लेबर जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्यादा फ्री है, उसके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करे, कहीं दूसरी जगह जाके जॉब कर सकता है। लेकिन क्योंकि मनी लेंडर से हम मनी ले लेते हैं रूरल सोसाइटी में, ये आपको लिखना नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, ये वाला नहीं लिखना है। मनी लेंडर से जो हम मनी ले लेते हैं विलेज सोसाइटी में या रूरल सोसाइटी में, सो वहां हमारी डेप्ट हो जाती है। हमारी फैमिली एक तरीके से बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ आपको उसका अपोजिट व्यू पॉइंट लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ उतना ही लिखना है जितना मैंने कहा है मतलब यहाँ जितना लिखा है, जो मैंने कहा है वो नहीं लिखना, क्योंकि ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि लेबर जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्यादा फ्री कैसे है। क्लियर है, डाउट तो नहीं है इसमें। अब देन है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में 10 to 12 क्वेश्चन है, यानी 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर है। वर्ड लिमिट है 80 और 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब यहां पर किस पैटर्न में आंसर करोगे इसमें भी, और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, जहां पर हम करने वाले हैं 200 वर्ड्स में अपने क्वेश्चन को आंसर, और वर्ड लिमिट है 6 मार्क्स की। अभी तक जो हमने करे, जो हमसे पूछा था वो हमने बता दिया, एक आध एग्जाम्पल हमने दे दिया, दैट इज इनफ। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी में, उसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना है क्वेश्चन को आंसर करने में। पैटर्न ये होगा कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, इसके बाद में आपको मेन पार्ट लिखना है, मेन पार्ट ऑफ द आंसर, और इसके बाद आपको कंक्लूजन भी लिखना है।
ये आप फॉलो करने वाले हो सेक्शन सी के अंदर। ये 3 पार्ट्स में आपको जो है सारा कुछ लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, जो भी क्वेश्चन आएगा अभी हम देखेंगे उसको डील करने वाले हैं। फिर मेन पार्ट ऑफ द आंसर, जो भी आंसर में मतलब मेनली जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको आंसर करना, और फिर कंक्लूजन। पैटर्न की हम बात करें कि किस पैटर्न पर हम आंसर करने वाले हैं। वर्ड लिमिट्स का हमको ध्यान में रखना है। जब सेक्शन डी में आएंगे तो इसी के साथ में एड ऑन हो जाने हैं एग्जाम्पल्स। नहीं भी पूछे आपको एग्जाम्पल तो भी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है यहां आपको वो चीजें लिखी हुई ना दिखें, लेकिन आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। कैसे करोगे वो मैं जरूर बताऊंगी आपको, बट ये पैटर्न आपको फॉलो करना है अपने क्वेश्चंस को आंसर करने में। यहां भी फॉलो करना है और जब एग्जाम होगा टर्म 2 का तब भी आपको फॉलो करना है। क्लियर है? इससे क्या होता है, इससे मार्क्स वेटेज जो है वो बढ़ जाता है, आपका आंसर जो है वो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है एज कंपेयर टू अदर्स। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट विद दैट ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस है वो एक वेस्टर्न सोसाइटी में डिफरेंट है और एक इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट है। क्या एक्सपीरियंस है वेस्टर्न का यानी वेस्ट का और इंडिया का, वो आपको कंपेयर करना है। अब किस तरह से इसको आंसर आप करने वाले हो, पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको आंसर कैसे करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। डिफाइन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो आप बताएंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पे मशीन मेड प्रोडक्शन होता है, बम्पर प्रोडक्शन, ये वो सारी चीजें जो है डिफाइन कर देना है। इसके बाद में जैसे मैंने आपसे कहा मेन पार्ट ऑफ द आंसर, तो फिर आप बताओ कि वेस्ट में और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेडिंग्स में भी लिख सकते हो कि द वेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर द वेस्टर्न एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द वेस्टर्न एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें आपको बताओ कि वेस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ा या वेस्टर्न एक्सपीरियंस क्या था। सेकंड, द इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसमें फिर इंडिया के ऊपर क्या एक्सपीरियंस या इंडिया का क्या अपना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, ये एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो कि दोनों साथ में लिख दो, द वेस्ट एंड इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आप लिख के फिर उसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। अब क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों का, तो हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां से क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट करती हैं, ब्रिटिश कैपिटलिज्म के थ्रू और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होता है। अब इसके साथ में इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है वो ब्रिटिशर्स ही करते हैं, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे एक कॉलोनी थी। इंडिया का एक्सपीरियंस वेस्ट से इसलिए अलग है क्योंकि उसका सबसे बड़ा मेजर जो मतलब एक तरह से बोले हम इम्पैक्ट था वो था कॉलोनियल रूल का। इंडिया में कॉलोनियल रूल चल रहा था और ब्रिटिशर्स ने उस अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। सो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ इस एक्सपीरियंस के अंदर नोट डाउन करने। कॉलोनियल तो आपको बताना ही बताना है कि इंडिया कॉलोनी थी, इसलिए उसका जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो वेस्टर्न कंट्री से डिफरेंट है। क्यों है वो सारे रीजंस, एंड फाइनली आप करेंगे कंक्लूजन। क्या करेंगे? कंक्लूजन। सो ये पैटर्न होने वाला है, इस पैटर्न में ही आपको अपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। 80 वर्ड लिमिट्स वो ध्यान में रखेंगे एंड 4 मार्क्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब देखें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसके अंदर। सो देखिए, नाउ unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into urban areas, in India, initial impact of the same British industrialization led to more people moving into agriculture. मैंने जैसा आपसे कहा था, यहाँ मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, आप क्या लिखने वाले हो। यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो कंबाइंड हैं, यानी कंबाइंड है इन द सेंस कि हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि द वेस्टर्न एंड इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो मैंने आपसे कहा कि दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, वेस्टर्न एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिख सकते हो, इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिख सकते हो। कंबाइंड लिख रहे हो तो ये बता सकते हो कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में हुआ तो यहाँ अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ में अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ, यानी ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे, पीपल थे,
वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, मूव कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन इंडिया में जो इनिशियल इम्पैक्ट है ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इनिशियल इम्पैक्ट स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपोजिट हुआ, यहाँ ज्यादा से ज्यादा पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में ही मूव कर गए। Just as manufacturing boomed in Britain, traditional exports of cotton and silk manufacturers from India declined in the face of Manchester competition। हमने जैसे पढ़ा कि पहले के समय में जो कॉटन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, इसका एक्सपोर्ट जो सारा कुछ होता था वो सिर्फ इंडिया करता था। लेकिन जैसे ही मैनचेस्टर डेवलप हुआ, मैनचेस्टर कंपटीशन में आया, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो गए और ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम हो गया। तो यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए प्रॉस्पेरस रहा और वही हमारे लिए जो है ये एक तरीके से मतलब इसके जो इन्फ्लुएंस था वो नेगेटिव सेंस में देखने को मिला, क्योंकि पहली चीज तो हमारे यहाँ पीपल और ज्यादा एग्रीकल्चर में मूव कर गए, दूसरी तरफ हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो गए। एंड दिस पीरियड आल्सो सॉ द फ्यूचर डिक्लाइन ऑफ सिटीज सच एज सूरत एंड मसूलीपट्टनम। हमारी जो सिटीज ग्रो कर रही थी, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ भी नहीं था तो हमारा इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, हमारी अपनी विलेज इंडस्ट्रीज थी, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजीज होती थी, हमारे अपने टूल्स थे, टेक्निक्स थे, जिसके थ्रू हम सारा इकोनॉमी को रन कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्यों हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को तो प्रमोट किया, लेकिन जो इंडियन विलेज इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शटर्ड हो गई या शट डाउन हो गई। और हमारी जो सिटीज ग्रो कर रही थी, जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम थी, तो वो सिटीज डिक्लाइन हो गई और न्यू सिटीज इमर्ज हो गई, जैसे बॉम्बे हो गई, कलकत्ता हो गई। सो ये न्यू सिटीज हमारे यहाँ पर जो है इमर्ज होने लगी। Now when the British took over Indian states, towns like Thanjavur, Dhaka, Murshidabad lost their courts and therefore some of their artisans and court gentry. Industrialization in the West was accompanied by the growth of Western middle class. इसी के साथ में जैसे मैंने आपको सिटीज का एग्जांपल दिया, वही यहाँ पर बताया कि वहां जो कोर्ट एंट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। साथ ही साथ जो वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक न्यू क्लास इमर्ज होती है, एक न्यू वेस्टर्न मिडिल क्लास की ग्रोथ होती है। हाउएवर इन इंडिया इट कुड नॉट क्रिएट एनी जेन्युइन मिडिल क्लास। वी नो ओनली टू वेल दैट द जमींदार्स बिकम पैरासाइट्स इन लैंड एंड ग्रेजुएट्स जॉब हंटर्स। हमने देखा हमारे यहाँ पर कोई ऐसी जेन्युइन मिडिल क्लास तो इमर्ज नहीं हुई, लेकिन जो जमींदार्स थे वो लैंड के पैरासाइट्स बन चुके थे और जो ग्रेजुएट्स थे वो जॉब हंटर्स बन चुके थे। तो हमारे यहाँ का जो मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके इंडिया का, वो बहुत ही नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो हमारे यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम एक कॉलोनी थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो बहुत डिफरेंट रहा। तो आप इसके कंक्लूजन में क्या लिखोगे, पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिए। कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वेस्ट बिकॉज इंडिया वाज दैट टाइम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन इनटू इंडिया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंस हो जाते हैं तो हम एक अपना कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो हमने नेशनल प्लानिंग कमेटी के अंदर पढ़ा हुआ है। क्लियर है? इस पूरी लाइन के साथ में ये जो मैंने बोला है ये आपको अपने कंक्लूजन में लिखना, और फिर आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा कंप्लीट। तो पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पैटर्न अच्छे से पता है, वही पैटर्न 10, 11, 12, 13, 14 सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी और में है, 2 क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं और आपको एग्जाम में दोनों में से किसी एक को आंसर करना है, लेकिन क्योंकि हम सैंपल पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम दोनों का आंसर करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए पहला है एलिसिडेट द फिनोमेना ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है सेकेंडली। और 19th century reform initiated a period of questioning, reinterpretation and both intellectual and social growth. Using suitable examples justify the given statement. एक में आपको जो मॉडर्निटी का फिनोमेना है वो आपको बताना है। अब जो आपने चैप्टर नंबर 2 कल्चरल चेंज पढ़ा हुआ है, यहां आपने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा हुआ है। उस मॉडर्नाइजेशन के बारे में आपको हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करना है। मॉडर्निटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में बताओ मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, कहां से स्टार्ट हुआ,
एक्चुअल में मॉडर्नाइजेशन क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, सारी चीजों को डिटेल में बताओ और फिर फाइनली कंक्लूड भी करो। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा, ये सब कुछ आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में। अब आ जाए 19th सेंचुरी में, तो ये बोल रहे हैं कि 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए, तो उसमें क्वेश्चनिंग भी थी, री इंटरप्रिटेशन भी था, इंटेलेक्चुअल सोशल दोनों ग्रोथ थी, ठीक है। यानी कि इंटेलेक्चुअल पर्सन जो जिनके आइडियाज थे, थॉट्स थे, वो भी इमर्ज हो रहे थे, सोसाइटी रिफॉर्म भी हो रही थी। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको एक्सप्लेन करो कि ये बात सही है या गलत है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि क्वेश्चनिंग, री इंटरप्रिटेशन, सोशल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सारी चीजें हो रही थी। क्लियर है, क्वेश्चन आ गए समझ में। अब आ जाते हैं आंसर पे। तो सबसे पहले हम मॉडर्निटी वाला जो क्वेश्चन है उसको डील करने वाले हैं। Now, modernity assumes that local ties and parochial perspectives give way to universal commitments and cosmopolitan attitudes. तो जैसे मैंने आपसे कहा, इन सिंपल स्टार्ट करना है, मॉडर्नाइजेशन बताना है। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, साथ ही साथ में आप किस तरह से मॉडर्न फॉर्म्स, मॉडर्न लाइफ स्टाइल को एक तरह से क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। सो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ही मतलब मीगर डिफरेंस हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या है एग्जैक्टली उसको आपको डिफाइन करना है। क्या करना है, डिफाइन करना है मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आ जाओ, तो आपने बताया कि मॉडर्निटी में जो लोकल टाइज हैं, पैरोकियल पर्सपेक्टिव हैं, हम उसकी जगह यूनिवर्सल कमिटमेंट्स पर आ जाते हैं। इंडिविजुअल फोकस नहीं है, अब जो है पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड को फोकस कर लिया है। कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड्स होते हैं, दैट द ट्रुथ्स ऑफ यूटिलिटी, कैलकुलेशन एंड साइंस टेक प्रेसिडेंस ओवर दोज इमोशंस, सैक्रेड एंड नॉन रेशनल। आपके अपने इमोशंस, आपके अपने सैक्रेड थॉट्स, आपके अपने मतलब बोल सकते ना कि जो भी आपके नॉन रेशनल थॉट्स हैं वो सारी चीजों की जगह ले लेती हैं साइंस, यूटिलिटी, कैलकुलेशन, रीजन, ट्रुथ। ये सारी चीजें सुप्रीम होती हैं। आपके इमोशंस, आपके अपनी फीलिंग्स, आपके अपने सैक्रेड थॉट्स, आपके अपने सुपरनैचुरल पावर्स, इन चीजों को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। इंडिविजुअल रादर देन द ग्रुप बी द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। अभी मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था, इंडिविजुअल फोकस है ना कि जो एक ग्रुप है। इंडिविजुअल पर फोकस करके उसकी नीड्स को पता कर रहे हैं, वो प्राइमरी यूनिट है सोसाइटी का और पॉलिटिक्स का। तो मैंने आपसे कहा कि जो यूनिवर्सल कमिटमेंट्स और कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड्स हैं, वहां लोकल टाइज और पैरोकियल पर्सपेक्टिव जो है वो यूनिवर्सल कमिटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। यानी आपके जो अपने छोटे छोटे टाइज हैं, ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक हो गया एक तरह से मान लो। इंडिविजुअल फोकस है। एसोसिएशंस इन विच मेन लिव एंड वर्क बी बेस्ड ऑन चॉइस नॉट बर्थ। एक ऐसी एसोसिएशंस जहां पर इंसान रहते हैं, जहां पर कास्ट, क्लास, आपकी अपनी बर्थ को आपकी चॉइस है या नहीं है, इन सारी चीजों के इररिस्पेक्टिव आप जो है वर्क कर सकते हो, आपकी अपनी ऑक्यूपेशन को आप चूज कर सकते हो। That mastery rather than fatalism orient their attitudes towards the material and human environment. That identity be chosen and achieved, not ascribed and affirmed. That work be separated from family, residence and community in bureaucratic organization. Work जो है वो bureaucratic organization में होता है। आप जो है आपकी आइडेंटिटी को खुद से चूज कर सकते हो, आप अपनी पोजीशन खुद से बिल्डअप कर सकते हो। इन शॉर्ट, कास्ट, क्लास, ये सारी चीजें जो है दब जाती हैं नीचे। सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब कुछ को कहीं ना कहीं हम कम कर देते हैं और एक ह्यूमन उसका अपना, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल, उसके अपने थॉट्स की सारी चीजें सुप्रीम हो जाती हैं। सो जो भी आपने मॉडर्नाइजेशन के अंदर पढ़ा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ एनी 4 पॉइंट्स दिया है, तो ये जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े उसमें से आप कोई 4 पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो मेन पार्ट ऑफ द आंसर में। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, तीनों चीजें बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन जो भी आपने पढ़ा है, मैं इस क्वेश्चन की ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रही हूँ, बहुत अच्छे से हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। देन जो नेक्स्ट पार्ट था कि 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म हुए हैं वो क्वेश्चनिंग, रीइंटरप्रिटेशन, उसका अब आंसर देखें। सो देखिए, ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एनालिटिकल है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, रिफॉर्म मूवमेंट्स को तो एक्सप्लेन करोगे नहीं, तो क्या बताओ कि 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी और ये रिफॉर्म मूवमेंट से सोसाइटी में जो है एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। इस लाइन के साथ में स्टार्ट कर दो अपने आंसर को। डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखते हो, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा मॉडर्निटी क्या होती है, तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि मॉडर्निटी क्या होती है और आप उसके मुझे फीचर्स बताने लग गए। मैंने आपसे पूछा कास्ट सिस्टम क्या होता है या कास्ट सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, मान लो मैंने आपसे ये पूछा, तो आप फीचर्स मुझे बताने लग गए, आपने मुझे बताया ही नहीं कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, तो क्या मुझे समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। मतलब मान लो अगर मुझे नहीं पता है, तो मुझे तो पता है, लेकिन मान लो मुझे नहीं पता है तो मुझे नहीं आएगा ना समझ में। तो वैसे ही जब भी
क्वेश्चन का आंसर करो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो आपको भी यहाँ पर शॉर्ट में बता दो कि 19th सेंचुरी में जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, जिससे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हम करते हैं, जो एंशिएंट टाइम से एक तरीके से बोल सकते हैं ना ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं, उनको हम चेंज करने की बात करते हैं। आपने पढ़ा 19th सेंचुरी में सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, विडो रीमैरिज है, इन सारी चीजों की बातें होती हैं। तो वही आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दो 10 to 15 वर्ड्स का या 10 to 20 वर्ड्स का। क्या दोगे? इंट्रोडक्शन। देन आ जाओ मेन पार्ट पे, जो पूछा है, जो बोला गया है। सो द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन वाज डिबेटेड इंटेंसली। अब हमने क्या कहा? क्वेश्चनिंग भी होगा, री इंटरप्रिटेशन भी होगा, इंटेलेक्चुअल और सोशल ग्रोथ होने वाली, यानी कि हम डिबेट्स कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, हमारे आइडियाज जो हैं वो और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, हम थॉट प्रोसेस को जो है बिल्डअप कर रहे हैं। इन शॉर्ट एनलाइटनमेंट पढ़ा है ना आपने कि कैसे साइंस, कैसे फैक्ट्स, कैसे रीजन पर हम बात करें, वो ही एक टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या कहा कि एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताना है सारी चीजें। तो आपने सबसे पहले बताया कि फीमेल एजुकेशन जो है उसको हमने बहुत ज्यादा डिबेट किया। रिफॉर्मर्स ये कहते थे कि अगर आपको सोसाइटी को प्रोग्रेस कराना है तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है वुमेन की, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि एक घर की लक्ष्मी जो है वो वुमेन होती है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये मैं आपको 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो थिंकर्स थे उनके आइडियाज बता रही हूँ कि जैसे कहा जाता है कि जो वुमेन है, जो घर मतलब घर की लक्ष्मी कौन होती है? एक वुमेन होती है, वो सारे घर की देखरेख करती है। तो वो ये बोलते कि अब आपको सोसाइटी को प्रोग्रेस करवाना है, ये घर की देखरेख करिए। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों कपल है, ये बी वुमेन है, इनके XYZ चिल्ड्रन है। ए तो काम पे चला जाएगा, बी जो है इनकी केयर करने वाली है, कल को ये भी जॉब करेंगे, कल को ये भी बाहर जाएंगे, तो इनका डेवलपमेंट चाहिए, इनके डेवलपमेंट से सोसाइटी डेवलप होगी। तो एक पहले जो देख रेख कर रहा उसकी भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ इस तरह से आइडियाज स्टार्ट होते हैं। फिर कहा कि सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो वुमेन का एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफॉर्मर्स ने कहा, कुछ ने कहा कि प्री मॉडर्न इंडिया में जो वुमेन होती थी वो एजुकेटेड होती थी, पढ़ी लिखी होती थी। किसी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रिविलेज्ड वुमेन थी वही एजुकेटेड होती थी। डिबेट्स की हम बात करें, डिबेट्स होते हैं ना, आपके शायद आपकी क्लास में कभी हुए हैं, कभी किसी आपने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो कि मैं कोई पॉइंट बोलूंगी फॉर में, तो कोई पर्सन अगेंस्ट में बोलेगा, कोई फिर उसको एनालाइज करते हुए बोलेगा। तो इस तरह से व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। जब आप डिबेट्स करते हो, डिस्कशन करते हो, तो एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है। तो वैसे यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ कह रहे हैं कि प्री मॉडर्न इंडिया में तो वुमेन थी जो एजुकेटेड होती थी, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कुछ प्रिविलेज्ड वुमेन थी वही बस एजुकेटेड थी, जो कि शायद हायर कास्ट से बिलोंग करती थी, सिर्फ वही पढ़ी लिखी होती थी। तो फीमेल एजुकेशन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, मेड बाय रिकोर्स टू बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज। और इसमें मॉडर्न ट्रेडिशनल आइडियाज दोनों को मिक्सअप करके फीमेल एजुकेशन की बात करी। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास में अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने का। नाउ दे एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ज्योतिबा फुले thus recall the glory of pre-Aryan age while others like बाल गंगाधर तिलक emphasize the glory of Aryan period। अब फिर वो बात करते ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की कि हमारे ट्रेडिशंस कैसे रहे हैं, हमारे कैसे कस्टम्स रहे हैं। कोई कहता मॉडर्न आइडियाज की बात करो, तो ज्योतिबा फुले जो प्री आर्यन एज की बात करते हैं, जब आर्यन एंट्री नहीं हुई थी तो क्या ग्लोरी रही होगी, कैसे सारा कुछ था, उसकी बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक बात करते हैं आर्यन पीरियड की ग्लोरी की। तो इस तरह से डिबेट चल रहे हैं। मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिबेट्स किए। उन्होंने पॉलीगैमी और पर्दा को लेके, पॉलीगैमी और पर्दा सिस्टम जो होता है उसको लेके डिबेट किया। पॉलीगैमी समझते हैं ना हम, जहां पर जो है हस्बैंड मतलब मोर देन वन वाइफ रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रेजोल्यूशन अगेंस्ट द एबिल्स ऑफ पॉलीगैमी वाज प्रपोज्ड बाय जहानारा शाह नवाज एट द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में जो नवाज हैं, उन्होंने पॉलीगैमी के अगेंस्ट में कि इसके कितने सारे एबिल्स होते हैं, रेजोल्यूशन लेके आते हैं। पर्दा सिस्टम जो चलता था मुस्लिम सोसाइटी में, उसको लेके जो है मतलब सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। डिबेट्स विद इन कम्युनिटीज वर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर इंस्टेंस, सती वॉज अपोज्ड बाय ब्रह्मो समाज। कम्युनिटीज के बीच में भी डिबेट होता था। एक तरफ थी ब्रह्मो समाज, जो किसने बनाई थी ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय ने। वो कहते थे सती प्रथा को खत्म करो।
उसके अगेंस्ट में जो बंगाल में हिंदू कम्युनिटी थी उनने बना ली धर्म सभा और उन्होंने कहा कि नहीं, सती प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए और ये जो है सैक्रेड टेक्स्ट में दी गई है, तो इसीलिए सैक्रेड टेक्स्ट को हाथ लगाना किसी के भी लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो जो सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, जहां फीमेल एजुकेशन की बात कर रहे थे, सती प्रथा की बात कर रहे थे, मुस्लिम वुमेन की बात कर रहे थे, सो इन सारी चीजों में डिबेट्स क्या थे वो आपको बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ में जस्टिफाई करना है। क्लियर है? आया आपको पॉइंट समझ में जो भी यहां पर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए? सो कैसे इंटेलेक्चुअल सोशल ग्रोथ होती है, सुटेबल एग्जांपल्स के साथ में आपको वो सारा कुछ बताना है, एक्सप्लेन करना है। देन क्या करोगे? कंक्लूजन करोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? सो द अबव स्टेटमेंट्स जस्टिफाई माय पॉइंट दैट 19th century reform initiated a period of questioning, reinterpretation and both intellectual and social growth, and our society faced many changes, social changes in society because of all these movements। क्लियर है कि मतलब हमारी सोसाइटी में इन मूवमेंट्स की वजह से बहुत ही मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले, हमारी सोसाइटी ग्रो करी। हमारी सोसाइटी कौन सी? इंडियन सोसाइटी। क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ में? अब है सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द प्लाइट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। चैप्टर 5 पढ़ा। चैप्टर 5 में पढ़ा इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, कैसे चेंज होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा, जहां पर आपने स्ट्राइक्स एंड यूनियंस पढ़ी थी वहां पर कि बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक होती है 1982 में, तो जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी क्या प्लाइट है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको डिस्कस करो। इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन के आंसर को? इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं वहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस में वर्क कर रहे होते हैं, उनके राइट्स के लिए किसी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तो हमने यूनियंस बनाना स्टार्ट करी। यूनियंस जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनियन थी बॉम्बे, जिसमें हमने यूनियंस बनाई। यूनियंस जो है वर्कर्स के राइट के लिए स्ट्राइक किया करती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक ऑफ दैट टाइम वाज बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। ये जो मैंने लाइन बोली इसी के साथ में इंट्रोडक्शन देना है आपको कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती थी, वहां पर जो वर्कर्स काम करते थे उनके राइट्स के लिए यूनियंस बनती थी। यूनियंस वर्कर्स मतलब यूनियन जब नहीं बनी थी तो उसके पहले भी जो वर्कर्स के राइट्स होते थे उसको डिमांड करने के लिए हम स्ट्राइक किया करते थे, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक वाज बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक 1982। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो क्वेश्चन में बोला है डिस्कस द प्लाइट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखोगे, क्या पॉइंट्स इसमें नोट करने वाले हो? सो देखो, The Bombay Textile Strike of 1982, which was led by the trade union leader Dr. Datta Samant, and affected nearly 250,000 workers and their families. The strike lasted nearly 2 years. इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बताया कि ये जो स्ट्राइक है इसको ट्रेड यूनियन लीडर थे डॉक्टर दत्ता सामंत, उन्होंने जो है लीड किया था, और यहाँ पर मिलियन ऑफ वर्कर्स उनकी फैमिलीज अफेक्ट होते हैं। स्ट्राइक करीब 2 साल तक चलती है। जो वुमेन वर्कर्स थे वो भी पार्टिसिपेट करती हैं स्ट्राइक में, एंड दे एक्सपीरियंस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर रोल एज अ पार्टिसिपेंट इन द स्ट्राइक एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी उन्होंने एक बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन देखी जहां एक तरफ वो स्ट्राइक कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, और दूसरी तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी फैमिली, अपने चिल्ड्रंस को लेके। Members of the RMMS played a role in breaking the strike by bringing people to work। जो members थे राष्ट्रीय मजदूर, इस तरह से जो हमने RMMS पढ़ा है संघ, उसके जो members थे वो people को वर्क करने के लिए लेके आते हैं। स्ट्राइक धीरे धीरे खत्म होती है, करीब 1 लाख वर्कर्स जो हैं वो अपने लॉस्ट कर देते हैं अपने जॉब्स को और अपने घर चले जाते हैं, कैजुअल लेबर की तरह काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर आपको इन जनरल बस यही चीजें बतानी थी कि क्या प्लाइट रही है स्टेक होल्डर्स की जिन्होंने जो है स्ट्राइक करी, बॉम्बे स्ट्राइक में मतलब हिस्सा लिया, उनके ऊपर क्या सारी चीजें थी। तो ये आपको बताना है कि बहुत लंबे समय तक चली, फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर जो वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सो वुमेन को 2 तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब मतलब उनको छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइक।
क्लियर है। और ऐसे ही फिर आपको अपने आंसर को कंक्लूड कर देना है कि दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाइट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982। और फिर उसके बाद में जो भी चेंजेस हुए, जैसा हमने देखा कि जो है एक यूनियन बनती है जो ये बोलती है कि अगर आपको ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाना है तो आपको स्ट्राइक्स के आइडिया को गिव अप करना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे स्ट्राइक्स का जो आइडिया है वो हमने गिव अप किया। इस तरह से आंसर को कंक्लूड करना है, एक एक लाइन में इंट्रोडक्शन, एक एक लाइन में जो है कंक्लूजन और मेन पार्ट पर फोकस। ये सिर्फ सेक्शन सी में। अब जो सेक्शन डी है, यहां अच्छे से इंट्रोडक्शन, अच्छे से कंक्लूजन, मेन पार्ट पर फोकस एंड एग्जाम्पल्स, कोटेशंस हमको देने हैं। वर्ड लिमिट है हमारे पास 200 वर्ड्स। 13 और 14 क्वेश्चन सेक्शन डी से है और 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? आंसर राइटिंग पैटर्न ध्यान तो है ना? अब आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड इज वन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और चीज, यहां जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको खुद से उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब बहुत ही डिटेल वाला जो है यहां पर क्वेश्चन होने वाला है। हर एक पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि झारखंड जो है वो स्टेट्स में से, मतलब न्यूली फॉर्म्ड स्टेट था इंडिया का, जो साउथ बिहार में से कार्व आउट होता है 2000 में। Now describe the social movement that led to the creation of this state। अब आपको ये बताना है कि ये स्टेट क्यों बना, वो कौन कौन सी सोशल मूवमेंट थी जिसकी वजह से इस स्टेट का क्रिएशन होता है। और यूजिंग एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन एन इकोलॉजिकल मूवमेंट, या किसी एक एग्जाम्पल को देते हुए इकोलॉजिकल मूवमेंट बताओ, इकोलॉजिकल मूवमेंट को एक्सप्लेन करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से आया? ये आया है चैप्टर नंबर 8 से। क्लियर है? चैप्टर 8, जहां हमने सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने इकोलॉजिकल मूवमेंट भी पढ़ी हुई है और हमने ट्राइबल मूवमेंट भी पढ़ी हुई है। ट्राइबल मूवमेंट में हमने झारखंड का एग्जाम्पल पढ़ा था कि झारखंड जो है वो कैसे कार्व आउट होता है ईयर 2000 में। इकोलॉजिकल मूवमेंट में सॉरी, हमने चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। यहां पर चिपको मूवमेंट के थ्रू इकोलॉजिकल मूवमेंट एक्सप्लेन करना है। यहां पर आपको झारखंड कैसे क्रिएट हुआ वो बताना है। आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं एग्जाम में, लेकिन क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर है हम दोनों का आंसर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं झारखंड का एग्जाम्पल, जहां पर हमको ट्राइबल मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है। कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे बता सकते हो? ऐसे बताना कि इंट्रोडक्शन में। ठीक है, झारखंड जो कि मतलब पहले के समय में जिसको छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला पूरा रीजन था, जिसे प्रेजेंट डे में हम झारखंड कहते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। ट्राइबल्स कौन होते हैं वो एक लाइन में बताना, अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है उनका, और जिन्हें हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। इस तरह से इंट्रोडक्शन देना 2 से 3 लाइन में। किसका? आपको ट्राइबल्स का। इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे? डिटेल में 200 वर्ड्स आपको लिमिट दी गई है, अच्छे से एक्सप्लेन करो। शॉर्ट में बताओ ट्राइबल्स कौन होते हैं और ट्राइबल्स का जो है कॉन्सेंट्रेशन हमको मिडिल इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, या छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में देखने को मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड है। इतना सा आपको इंट्रोडक्शन देना है कि ट्राइबल्स आर दीज एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन वी कैन सी इन दी सेंट्रल इंडिया और द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन विच इज नाउ नोन एज झारखंड, विच इज द प्रेजेंट डे झारखंड। क्लियर है? ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। फिर जो आपसे पूछा कि 2000 में ये कैसे कार्व आउट हुआ, क्या सोशल मूवमेंट थी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप बताना कि 2000 में कैसे वो कार्व आउट होता है और कौन सी सोशल मूवमेंट थी, तो ट्राइबल मूवमेंट थी। अब देखिए, The social movement for Jharkhand had a charismatic leader in Birsa Munda, an Adivasi who led a major uprising against the British। जो सोशल मूवमेंट होती है झारखंड के लिए, उसमें एक बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर हैं, दैट इज बिरसा मुंडा, जो कि एक आदिवासी रहते हैं और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाते हैं या अपराइजिंग करते हैं ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट में। Literate Adivasis began to research and write about their history and myths. They documented, disseminated information about tribal customs and cultural practices, and this helped create a unified ethnic consciousness and a shared identity as Jharkhandi। देखिए क्या बोल रहे हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ ये बताना है कि जो झारखंड है वहां पर जो सोशल मूवमेंट हुई, झारखंड जो है वो ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, बिरसा मुंडा वहां पर जो है इन सभी के लीडर होते हैं, वो जो ब्रिटिशर्स की अपराइजिंग है उसके अगेंस्ट में रहते हैं।
बिरसा मुंडा की डेथ के बाद में जो उनके डाई हार्ट फैन होते हैं वो उन्हें ही फॉलो करते हैं, उन्हीं के आइडियल्स पर चलते हैं। इस रीजन में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो वर्क कर रही होती हैं, वो आदिवासीज को लिटरेट करती हैं। तो जो लिटरेट आदिवासीज होते हैं वो अपने कस्टम्स के बारे में, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस, अपनी हिस्ट्री, अपनी मिथ्स, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के जो बाकी के पीपल होते हैं, यानी कि जो ट्राइबल्स होते हैं, उनके अंदर एक एथनिक कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो जाती है और एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, दैट इज झारखंडी आइडेंटिटी। और ये जो लिटरेट आदिवासीज होते हैं ये इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने लग जाती है। धीरे धीरे एक मिडिल क्लास आदिवासी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इमर्ज होती है जो ये कहती है कि हमें मतलब ट्राइबल्स के लिए हमारा सेपरेट स्टेट चाहिए जहां हम अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकें। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि किस तरह से गवर्नमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो उनके एरिया में आते हैं, उनके लैंड पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ से ढेर सारा प्रॉफिट अर्न करके चले जाते हैं, लेकिन ट्राइबल्स को कुछ नहीं मिलता। तो वो ये एक डिमांड जो है वो उठने लग जाती है कि हमें इंडिया में भी और अब्रॉड में भी ये सारी डिमांड्स लॉबी होती हैं कि हमें हमारा एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और यहाँ से जो झारखंड की डिमांड है वो क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो जैसे कि साउथ बिहार में जो आदिवासीज हैं वो डीकूज, जो माइग्रेंट ट्रेडर्स होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, जो वहां पर सेटल हो जाते थे, सारा वेल्थ ग्रैब करके चले जाते थे, सब प्रॉफिट उन्हें मिलता था, आदिवासी के हाथों में कुछ भी नहीं आता था। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड देयर सेंस ऑफ इनजस्टिस वर मोबिलाइज्ड टू क्रिएट अ शेयर्ड झारखंडी आइडेंटिटी एंड इंस्पायर कलेक्टिव एक्शन दैट इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट। और यहाँ से जो सेल्फ कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर डेवलप हो चुकी थी, जो एक झारखंडी आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ इनजस्टिस, मार्जिनलाइजेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजों से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड इमर्ज होती है। उस सेपरेट स्टेट के लिए जो ट्राइबल्स हैं वो मूवमेंट चलाते हैं और जो इश्यूज वो इस मूवमेंट में रेज करते हैं दोज वर कि acquisition of land for large irrigation projects and firing ranges, survey and settlement operations which were held up, camps closed down, etc., collection of loans, rent, cooperative dues which were resisted, and nationalization of forest produce which they boycotted। ये सभी रीजन जो है वो अपनी डिमांड्स के अंदर सोशल मूवमेंट्स में रेज करते हैं और अल्टीमेटली फाइनली ईयर 2000 में झारखंड जो है वो कार्व आउट हो जाता है साउथ बिहार से। क्लियर है? सो ये जो मैंने लाइन बोली कि फाइनली 2000 में झारखंड बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, और ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको मेन पार्ट ऑफ द आंसर में इंक्लूड करना है, पूरा मूवमेंट आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, हर एक पॉइंट को डिटेल में। मैंने जस्ट आपको बता दिया कि आप क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, आपको डिटेल में हर एक चीज को लिखना है और कंक्लूजन भी करना है। क्लियर है? आया समझ में? इसी का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज यूजिंग एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन एन इकोलॉजिकल मूवमेंट। तो आप बताओगे कि इकोलॉजी जो होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में बताएं कि इकोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और फिर चिपको मूवमेंट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना। इकोलॉजी क्यों मूवमेंट है हमारे सस्टेनेंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेचर ना हो, मान लो ट्रीज ना हो, वाटर ना हो, तो हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे। इमेजिन करिए लाइफ विदाउट वाटर, लाइफ विदाउट ट्रीज, सो ये कोई लाइफ ही नहीं होगी। आपके पास में ऑक्सीजन नहीं होगी, पीने को पानी नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कितनी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, कब तक यूज करेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीजें नहीं होंगी, एक दिन पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। सो इकोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ चिपको मूवमेंट को अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें, सो चिपको मूवमेंट एक इकोलॉजिकल मूवमेंट का एग्जांपल है जो कि हिमालयन फुटहिल्स में स्टार्ट होता है। अब गवर्नमेंट जो होती है वो वहां के फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देती कि आप उसको कट डाउन करो ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टिम्बर मिले, उसको सेल आउट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न करे। लेकिन जो विलेजर्स थे, स्पेशली जो वुमेन्स थी वहां पर, वो जो है इस चीज के अगेंस्ट में होती हैं, अपने घरों से बाहर निकल के आती हैं, ट्रीज को हक कर लेती हैं ताकि कोई भी जो है उन्हें कट डाउन ना कर पाए। ऑल ऑफ देम रिलाइड ऑन द फॉरेस्ट टू गेट फायरवुड। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी विलेजर्स होते हैं, वो सभी इस फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। यहाँ से उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। इसीलिए विलेजर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में होते हैं। विलेजर्स का सबसिस्टेंस इस फॉरेस्ट पर है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट इस फॉरेस्ट से मिल रहा है, और विलेजर सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब अपनी सबसिस्टेंस के ही लिए यहाँ पर लड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो चाहते थे कि जो इकोलॉजी है वो भी मेंटेन रहे, जो इन्वायरमेंट है उसको भी हम नुकसान ना पहुंचाए। सो द इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस वाज पिटेड अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट।
जो सबसिस्टेंस की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के नीचे दब चुकी थी बाय द गवर्नमेंट। तो इस सारी चीज के लिए वो मूवमेंट चलाते हैं। क्लियर है? और अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नमेंट को इसके लिए फिर झुकना पड़ता है। और इसी के साथ में सोशल इनइक्वालिटी के साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसके हेडक्वार्टर्स बहुत दूर हुआ करते थे, गवर्नमेंट के जो हेडक्वार्टर्स थे, ताकि विलेज मतलब उसकी वजह से विलेजर्स अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाते थे, उनकी डिमांड्स को कोई सुनता नहीं था। तो सोशल इनइक्वालिटी के साथ ही साथ कमर्शियल कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट जो था गवर्नमेंट का, वो भी यहाँ विलेजर्स कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में थे। और चिपको मूवमेंट इस तरह से इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के इशू को भी रेज करती है। इन एडिशन द चिपको मूवमेंट आल्सो एक्सप्रेस द रिसेंटमेंट ऑफ द हिल विलेजर्स अगेंस्ट अ डिस्टेंट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स इन द प्लेन्स दैट सीम्ड इनडिफरेंट एंड हॉस्टाइल टू देयर कंसर्न्स। सो कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अंडरले द चिपको मूवमेंट। तो एक तरफ विलेजर्स की अपनी इकोनॉमिक सबसिस्टेंस था, इकोलॉजी थी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट जो है वो विलेजर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं करती थी, उनके टुवर्ड्स थोड़ी हॉस्टाइल हुआ करती थी। ये सारी चीजें हमें चिपको मूवमेंट के अंदर देखने को मिली। सो किस तरह से चिपको मूवमेंट ने हमारी इकोलॉजी को बचाने के लिए, विलेजर्स के सबसिस्टेंस के लिए फाइट करी और इस तरह से गवर्नमेंट को जो है अपनी सारी मतलब गवर्नमेंट की जो भी चीजें थी उनको उसको वापस लेने पर गवर्नमेंट पीछे हट गई इन शॉर्ट, और जो विलेजर्स थे उनकी जीत हो जाती है। क्लियर है? सो इस तरह से आपको पूरी इकोलॉजिकल मूवमेंट यानी चिपको मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है एंड फाइनली कंक्लूड करना है कि इकोलॉजी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जनरेशन टू जनरेशन जो है इकोलॉजी मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, नेचर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सैंपल क्वेश्चन पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। शो द रिलेशन बिटवीन सर्कुलेशन ऑफ लेबर एंड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब जो वो होते हैं मतलब जो जॉब इन सर्च ऑफ जॉब, जब मेन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में चले जाते हैं और काम करने लग जाते हैं तो वुमेन का रोल क्या रह जाता है, उस वुमेन के रोल के ऊपर ही ये क्वेश्चन आया। सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जिसने भी पूछा था अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सर्कुलेशन ऑफ लेबर और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसी को घुमा फिरा के सीबीएसई ने पूछा है। उसने ये पूछा है कि लेबर सर्कुलेट हो जाता है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में चला जाता है, वहां पर जॉब करने लग जाता है। एग्रीकल्चर में जो वुमेन है, अब जो एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो वुमेन के हाथों में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैन या दिस इज वुमेन एंड दे हैव 2 children and they have grandparents also. Now at present they are living in their rural areas, just suppose X village, and now this man in search of job shifted to Y city, that is an urban area. Now this woman have the responsibility over her children, over the grandparents and also over the agriculture. Now she is engaged in agricultural activities and looking over her house, their children, their domestic chores and also the agriculture. So इस तरह से जो एग्रीकल्चर में लेबर है अब उसका फेमिनाइजेशन हो गया, क्योंकि मेन जो है वो काम के लिए अर्बन एरियाज में जा चुके हैं। क्लियर है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसके जो है सारे क्या रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो आपने बताया कि as traditional bonds of patronage between laborers or tenants and landlords broke down, and as the seasonal demand for agricultural labor increased in prosperous green revolution regions such as Punjab, pattern of seasonal migration emerged in which thousands of workers circulate between their home villages and more prosperous areas where there is more demand for labor and higher wages. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में नॉर्थ इंडियन स्टेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाते हैं, जैसे पंजाब हो गया। तो क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट और राइस को फोकस किया गया और इसके लिए फर्टाइल लैंड्स की ज़रूरत थी जो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से अवेलेबल थे। तो क्या होता था, लेबर की डिमांड बढ़ जाती थी, जैसे जैसे सीजन आता था, एग्रीकल्चर सीजन होता था, वैसे वैसे लेबर की डिमांड बढ़ जाती थी। तो पीपल क्या करते थे, जहाँ भी लेबर की डिमांड होती थी वहाँ चले जाते थे काम करने के लिए, अपने घर मतलब होम विलेजेस को छोड़ के, जहाँ भी प्रॉस्परस रीजन्स में डिमांड होती थी, जहाँ हायर वेजेस मिलते थे, वहाँ वो चले जाते थे। दैट इज योर सर्कुलेशन ऑफ लेबर। अब जो माइग्रेंट वर्कर्स होते थे वो जनरली उन एरिया से आते थे जो ड्रॉट प्रोन होते थे, जो लेस प्रोडक्टिव होते थे, जहां उन्हें काम नहीं मिलता था, जहां वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे और बहुत मतलब उनके पास में काम नहीं हुआ करता था। और कहाँ जाते थे, पंजाब, हरियाणा,
यूपी के ब्रिक किल्स में, कंस्ट्रक्शन सिटीज में जैसे न्यू दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ पर जाकर काम करना स्टार्ट करते थे, चाहे अर्बन एरियाज में जाए चाहे जहां पर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस है उन रीजन्स में चले जाते थे। दैट इज योर सर्कुलेशन ऑफ लेबर। जो वेल्दी फार्मर्स होते थे वो इन माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे हार्वेस्टिंग सीजन के लिए और जो भी ऑपरेशंस होते थे उनके लिए, rather than the local working class because migrants are more easily exploited and can be paid lower wages। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे सपोज कोई माइग्रेंट वर्कर है जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने आया है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे या जो वेल्दी फार्मर्स होते थे वो उन्हें जॉब पर रखते थे क्योंकि उन्हें ये पता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सिटी है, इस सिटी में ये ए पर्सन जो है ये फार्मर है, इसकी लैंड पे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है पर इसको जो है वर्कर्स की जरूरत है, तो वो अपने इसी सिटी में से वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं करेगा बल्कि कोई वर्कर, जैसे सपोज ये बी वर्कर है जो किसी और विलेज से आया है, वो इसको हायर कर लेगा क्योंकि उसे पता है कि उसे मेरी सिटी के रेट्स नहीं पता कि कितने रेट पर मुझे वर्कर को रखना है, उसको लेबर प्रोवाइड करना है, तो वो इसको रख लेगा, कम वेजेस पर इससे काम करवाएगा क्योंकि इसे काम की जरूरत है और इसे वर्कर की जरूरत है। तो इस तरह से क्या होता है, ये इन्हें इजीली एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, कम वेजेस पर काम पे रख लेते हैं। This preference has produced a peculiar pattern in some areas where the local landless laborers move out of the home villages in search of work during the peak agricultural seasons, while migrant workers are brought in from other areas to work on local farms। तो मतलब ये एक पैटर्न हो गया है इसकी वजह से कि जो वेल्दी फार्मर्स होते थे, जो लोकल लैंडलेस लेबरर्स होते थे, वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह काम करने के लिए चले जाया करते थे क्योंकि उन्हें अपने होम विलेज में काम नहीं मिलता था। अब इस सर्कुलेशन ऑफ लेबर की वजह से रूरल सोसाइटी में ये इफेक्ट हुआ कि ये इन बोथ द रिसीविंग एंड द सप्लाइंग रीजन्स। फॉर इंस्टेंस पुअर एरियाज में जहां पर मेल फैमिली मेंबर्स स्पेंड मच ऑफ द ईयर वर्किंग आउटसाइड ऑफ देयर विलेजेस, कल्टीवेशन हैज बिकम प्राइमरीली अ फीमेल टास्क। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैन बाहर चला जाएगा काम करने के लिए तो कल्टीवेशन कौन करने वाला है, तो वो वुमेन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रॉट प्रोन एरिया से जो है दूसरी जगह काम करने गया है, उसको वहां काम मिल गया, लेकिन यहाँ जो अपने विलेज में अपने घर पे वो थोड़ी बहुत भी कुछ तो भी कल्टीवेशन कर ही रहा था, तो वो अब कौन करेगा, वो अब फीमेल करेगी। तो वुमेन भी एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर की तरह इमर्ज हो रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स का फेमिनाइजेशन हो रहा है। क्लियर है? आया समझ में क्या पॉइंट हमें पढ़ना है? ज्यादा डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को हमारे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने इसे पढ़ा था जब हमने सर्कुलेशन ऑफ लेबर पढ़ा था चैप्टर 4 में। हमने देखा चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि रूरल सोसाइटी से काम करने के लिए मेन जाते हैं, तो वहां पर जो काम होता है उसको अब वुमेन देखती। तो एक तरह से एग्रीकल्चर लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। वो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ इंक्लूड करना और फाइनली आपको बताना है कि फिर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स कैसे हो रहा है। क्लियर है? आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करना है, क्या पैटर्न होने वाला है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। और अब किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा, ना ही चैप्टर्स में, ना ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, ना ही रिवाइज करने में, ना ही यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर में। बहुत अच्छे से आपकी टर्म टू एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बहुत ही बढ़िया से अपने टर्म टू एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।